हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल आरबी हिंदी नेशनल एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरा आज का जो पढ़ाने का उपविषय रहेगा वो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक अहम बिंदु है, समास। उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें। और एक प्रार्थना और है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और वीडियो आपको जैसा भी लगे कमेंट्स अवश्य दें। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे एक पेज है। इस पेज पे कुछ लिखा हुआ है, समास। समास होता क्या है? प्रश्न सबसे पहले यही बनता है। देखिए, मैं आपके सामने सबसे पहले एक उदाहरण दिखाता हूँ। राजपुत्र, इसका क्या बना? राजा का पुत्र। ये राजा का पुत्र जो है, इसको हमने एक संक्षेप प्रक्रिया में लेके आए, संक्षिप्त। वो क्या बना? राजपुत्र। ये संक्षिप्त होना, संक्षेप होना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास का अगर मैं सीधे तौर पे अर्थ बताऊं तो ही मेल होता है। दो पदों का या दो शब्दों का परस्पर मेल हो, संबंध हो, वही क्या होता है? समास। आप देखिए, अब ये राजपुत्र है, इसको हम कहते हैं समस्त पद। और फिर राजपुत्र का हमने क्या किया? राजा का पुत्र, ये क्या है? विग्रह है। इसका हमने क्या कर दिया? विग्रह कर दिया। तो मैं ये कहूँगा कि समास का मुख्य तौर पर अर्थ होता है संक्षेप। दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? समास। या दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया शब्द बनता है उनको हम क्या कहेंगे? समास। या दो शब्दों को पास पास मिलाना भी क्या है? समास कहलाता है। समास के ध्यान से देखिए, कितने पद चाहिए? दो, पहला और दूसरा। पहले को हम क्या कहेंगे? पूर्व पद। और दूसरे को हम क्या कहेंगे? उत्तर पद। यानी पूर्व का मतलब पहला और उत्तर का मतलब दूसरा। जब हम आगे समास पर चर्चा करेंगे तो इनकी आवश्यकता हमें पढ़ने वाली है। अब देखिए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, समास का मूल रूप अर्थ क्या बताया हमने? संक्षेप बताया। क्या बताया? ध्यान दीजिए, संक्षेप। अब इसको हमने कितने भागों में बांटा? आपके सामने है 6। इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदी में जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो समास के 6 भागों की चर्चा करने वाला हूँ। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठा बहुब्रीहि समास। आज इस वीडियो में मैं इन 3 समास पर विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा और अगले वीडियो में इन 3 पे चर्चा करने वाला हूं। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक शब्द से ऊपर एक गोल दायरे में एक शब्द है। वो शब्द क्या है? अव्ययीभाव शब्द है। अर्थात मैं कहूँ कि अब मैं पहला जो भेद है उस पर चर्चा करने वाला हूँ। अव्ययीभाव शब्द का जो अर्थ है, परिभाषा है, वो देखिए, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि अव्ययीभाव समास आप पहचान कैसे करेंगे कि ये अव्ययीभाव समास है? तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। बड़े ध्यान से आप देखना। देखिए, आपके सामने ये अव्ययीभाव है। मैंने यहाँ पर 3 इसके पार्ट्स किए, हिस्से किए। जिस शब्द के आरंभ में आपको उपसर्ग मिले। अब उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे देखिए,
आपके सामने एक शब्द है आजीवन। आजीवन के आगे हमने क्या लगाया? आ। ये क्या हुआ? उपसर्ग। आजीवन, तो इसका विग्रह क्या होगा? आजीवन। जैसे मैं कहूं कि भाई मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, तो इसको मैं कहता हूं भाई आजीवन विवाह नहीं करूंगा, तो जीवन भर। इसका विग्रह क्या हुआ? जीवन भर। इसी प्रकार प्रत्येक, प्रति जमा एक, प्रत्येक में उपसर्ग क्या हुआ? प्रति हुआ। उपसर्ग क्या हुआ बताइए? प्रति हुआ। तो यहां पर भी ये कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययीभाव समास कहलाएगा। अब दूसरा देखिए आपके सामने यथा। जिस शब्द का पहला अंश, शब्दांश जिसको बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, उसमें यथा मिलेगा आपको। जैसे शक्ति एक शब्द है, उसके आगे हमने क्या लगा दिया? यथा लगा दिया। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो शक्ति पहले आ जाएगी, के अनुसार इसको हम जोड़ देंगे। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथामति, मति के अनुसार। तो जिस शब्द में आपको यथा दिखाई दे तो वो निसंदेह अव्ययीभाव समास होगा। तीसरा क्या इसका दिखाया गया है? देखिए, शब्दों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब आवर्ती होना। एक शब्द दो बार आए। जैसे हाथों हाथ, भाई ये काम तो मैं आपका हाथों हाथ कर दूंगा, एक हाथ से दूसरे हाथ। कानों कान, एक कान से दूसरे कान। अब देखिए आपके सामने मैं एक शब्द लिखता हूं जो शब्द बहुत सारे बच्चों को परेशानी में डाल देते हैं। धर्मा धर्म। अब बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि सर ने बताया था कि धर्म एक, धर्म दो, और वो क्या करते हैं? इसको अव्ययीभाव समास मान बैठते हैं, जबकि ये अव्ययीभाव समास नहीं है। कैसे? धर्माधर्म की जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो धर्म जमा क्या आएगा? अधर्म आएगा। तो इसका क्या हुआ? धर्म और अधर्म। इसका मतलब ये दोनों पद प्रधान हैं। तो यहाँ पर ये अव्ययीभाव समास नहीं, बल्कि जो आगे जो अपना समास आएगा, कौन सा? द्वंद्व, वो होगा। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, तो हमने अव्ययीभाव समास में तीन बातों पे चर्चा की। उपसर्ग होगा, यथा होगा, और शब्दों की पुनरावृत्ति होगी। एक शब्द दो बार आएगा। जैसे देखिए, पहला भर पेट। भर उपसर्ग है, पेट भर कर। रातों रात, एक शब्द दो बार आया है, एक रात से दूसरी रात। प्रत्यक्ष, आँखों के सामने। निर्विरोध, निर उपसर्ग है, बिना विरोध के। मन मन, मन ही मन। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार यथा है। प्रतिदिन, हर रोज। सार्थक, अर्थ सहित। कर्मानुसार, क्रम के अनुसार। क्रम जमा अनुसार हो गया। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण मतलब हर क्षण। प्रतिघात, चोट। निडर, बिना डर के। ये जो शब्द हैं सारे क्या कहलाएंगे? अव्ययीभाव समास कहलाएंगे। अव्ययीभाव समास की मैं एक बार पुनः आपको परिभाषा बता देता हूँ। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, तीन बात विशेषकर इसमें ध्यान देने योग्य है। उपसर्ग होगा, यथा होगा, और शब्दों की पुनरावृत्ति होगी। ये देखिए आपके सामने दूसरा समास अब मैं समझाने वाला हूँ। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। अव्ययीभाव समास का कौन सा पद प्रधान था? पहला। इसका कौन सा हो जाएगा? दूसरा। अब देखिए, तत्पुरुष समास उसी को ही समझ में आएंगे जिनको कारकों की क्या होगी? जानकारी होगी। क्योंकि कारक के कितने भेद होते हैं? 8। पहला कौन सा होता है? कर्ता। अंतिम कौन सा होता है? संबोधन। इनको छोड़कर जब हम किसी भी पद का जब हम विग्रह करेंगे, और विग्रह करने के बाद ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कर्ता कारक और संबोधन, इनकी विभक्ति कदापि नहीं आएगी।
बाकी 6 कारक जो बच गए उनकी विभक्तियां आएंगी, तो वो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, निसंदेह, ये ध्यान रखिए। अब देखिए तत्पुरुष समास का अगर मैं देखूं, अगर तत्पुरुष समास की बात करें तो ये हमारे पास 6 हो गई। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। इसका मतलब इसको हम तत्पुरुष से जोड़ देते हैं। कर्म तत्पुरुष हो गया, करण हो गया, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष समास। ये सारी चीज़ें अपनी इसमें चर्चा करेंगे, तो बड़े ध्यान से देखना और मेरी बातों को सुनना। जैसे देखिए यश प्राप्त शब्द है, अब इसका हम क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। यश को प्राप्त, तो को विभक्ति कर्मकारक की हो गई। दूसरा रेखांकित है, रेखा से अंकित, ये करण की हो गई। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। देश रक्षा, देश की रक्षा। धर्मवीर, धर्म में वीर। अब देखिए, अब हम जितना इस पर अभ्यास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम विग्रह करेंगे, बात हमें उतनी ही समझ में आएगी। जैसे परलोक गमन है, परलोक को गमन। आत्मनिर्भर, खुद पर निर्भर। सभापति, सभा का पति। रोगातुर, रोग से आतुर। कष्ट साध्य, कष्ट साध्य। और जन्मांध, जन्म से अंधा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ कि जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें कारक की क्या आएगी? विभक्ति आएगी। पहला कारक कर्ता और अंतिम कारक संबोधन, इनकी विभक्ति कभी भी नहीं आएगी। ये समझ लेना, वहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं कुछ उदाहरण और प्रस्तुत कर रहा हूँ। शरणागत, शरण को आगत। आप बीती, आप पर बीती। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सूर रचित, सूर के द्वारा रचित। पराधीन, दूसरे के अधीन। धनहीन, धन से हीन। तो ये हमारे पास तत्पुरुष समास का जो लेखा जोखा था वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और तत्पुरुष समास में कोई ज़्यादा संदेह की बात नहीं है। जिसका दूसरा पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है और कारकों में 6 कारकों की इसमें आवश्यकता पड़ती है, वही तत्पुरुष समास के क्या बन जाते हैं? भेद बन जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने समास का तीसरा भेद आ गया है, कर्मधारय। इसकी परिभाषा बताने से पहले मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे आपको बिल्कुल कर्मधारय की जो परिभाषा है वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी, मतलब कोई संदेह नहीं रहेगा। राम सुंदर है, राम सुंदर है। सुंदर राम की क्या है? विशेषता। हम विशेषता किसकी बता रहे हैं? राम की। तो ध्यान दीजिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम विशेषण कहेंगे। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहेंगे? विशेष्य। हम विशेषता किसकी बता रहे हैं? राम की। और वो है क्या? सुंदर। ये इसका विशेषण है। तो कर्मधारय समास की सीधी सी परिभाषा बता रहा हूँ कि कर्मधारय समास में क्या होगा वो देख लेना। एक तो विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा, वही कर्मधारय समास होगा। जैसे एक उदाहरण है आपके सामने, महामुनि है। अब ध्यान दीजिए, महा का अर्थ क्या होता है आपको सबको पता है, महान होता है। और मुनि, जो मुनि है जो आपको दिखता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मुनि की हमने क्या बताई यहाँ पर? विशेषता। क्या? महान। तो इसका विग्रह करेंगे हम, महान है जो मुनि। महान है जो मुनि, मुनि विशेष्य है और महान विशेषण है। और कौन सा समास है? कर्मधारय समास। जिस समास में एक विशेषण और एक विशेष्य हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब देखिए आपके सामने और जितने हम उदाहरण आपके सामने रखेंगे हमें उतना ही समास आसानी से समझ में आएगा।
कनकलता, कनकलता, कनक मतलब सुनहरी, लता, लता की विशेषता होगी, कनक के समान लता। वज्रदेह, वज्र के समान देह। संसार सागर, संसार रूपी सागर। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। सज्जन, सत है जो जन। मंदाग्नि, मंद है जो अग्नि। अब देखिए मैं आपको जो बताने वाला हूँ उस पर आपको गौर करना है। आपके सामने एक शब्द तो ये है वज्र देह और एक शब्द है वज्र देही। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। बच्चे क्या करते हैं, दोनों को एक ही मान बैठते हैं। बहुत भारी भूल की बात है, गलती है। वज्र देह का मतलब हो गया वज्र के समान देह, वज्र देह। वज्र देही, वज्र के समान देह है जिसकी, वो क्या गया तीसरा। तो ये अलग समास है, इसको हम बहुब्री समास कहेंगे और ये इसको हम कर्मधारय समास कहेंगे। एक मैं और भी उदाहरण आपके सामने लिखता हूं। कमल नैन, कमल नैनी, दोनों में क्या अंतर है देखिए। कमल नैन, कमल के समान नैन, बस इतना विग्रह। कमल नैनी का मतलब कोई औरत हो सकती है। कमल के समान नैन है जिसके, तो ये कर्मधारय है, ये कर्मधारय नहीं है, ये बहुब्री समास है। अब देखिए हम इसके और भी उदाहरण ले सकते हैं। देखिए ये देखिए, नील गाय, नीली है जो गाय। महात्मा, महान है जो आत्मा। अधपका, अध है जो पका। कमल नैन, कमल के समान नैन। देहलता, देह रूपी लता। महाराज, महान है जो राजा। अब देखिए आपके सामने यहाँ दो उदाहरण और दिए हुए हैं। एक है नीलकंठ और एक है महात्मा। अब इन दोनों पे भी एक चीज़ लागू होती है कि नीलकंठ जो है तो विग्रह हम कैसे करें, इस पर निर्भर करता है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये कर्मधारय है। नीला है कंठ जिसका, ये तीसरा अर्थ गया, ये बहुब्री है, ध्यान दीजिए। महात्मा इसी प्रकार, महान है जो आत्मा, ये कर्मधारय, और महान है आत्मा जिसकी, ये क्या है, बहुब्री समास। इसी प्रकार कमल नैन, कमल के समान नैन, और कमल नैनी, कमल के समान नैन है जिसके। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि इन बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो अलग अलग समास के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है उनके विग्रह करने पर। क्या करने पर, विग्रह करने पर। तो आज हमने आपके सामने इन तीन समासों पर चर्चा की। अविभाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, जिसमें उपसर्ग होगा, यथा होगा, शब्दों की पुनरावृत्ति होगी। दूसरा हमने तत्पुरुष समास पर चर्चा की। तत्पुरुष समास में कारकों की अहम भूमिका होती है। कारक आने अनिवार्य हैं। जब विग्रह करेंगे तो विभक्ति आएगी, कर्ता और संबोधन को छोड़कर। साधारण सी बात है, सिंपल सी। और जो अपना कर्मधारय समास है, इसमें एक विशेषण और एक विशेष्य होगा। तो ये आज मैंने तीन समास पर चर्चा आपके समक्ष की है और मुझे विश्वास है कि आपको समास अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप जितना इन पर अभ्यास करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा ये समझ में आएंगे। आपसे मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि वीडियो आपको जैसी भी लगी हो, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।